नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को दो प्रकार से याद करते हैं। एक तो आज अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है और दूसरा भारत के राजनीति में जो एक घटना घटित हुई 6 दिसंबर 1992 को, जो 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद था, उसको कारसेवकों ने विध्वंस कर दिया। और वह विमर्श साधारण नहीं था, वह भारत के राजनीति को बिल्कुल बदल देने वाला विमर्श था। और इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने ढंग से उसको याद करते हैं। राजनीतिक दल भाजपा के लोग अपने ढंग से, वामपंथ अपने ढंग से, कुछ दल शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, कुछ दल काला दिवस के लोग में कुछ दल मनाते हैं, कुछ दल विपत्ति दिवस के मनाते हैं। जिसको जो सूट करे उस प्रकार से मनाए, लेकिन है क्या कि हम लोगों को 1992 का जो बाबरी मस्जिद विध्वंस था तो उसके बारे में जानना चाहिए। और जाने ऐसे कि जो चश्मदीद थे उनके माध्यम से उनकी जुबानी हम लोग बताने का काम करेंगे। लेकिन जुबानी मतलब वो तो अभी सामने नहीं है जो उनके आवाज़ में हम सुनाए, लेकिन उनके द्वारा जो लिखित है, चूँकि उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहाँ जो एक पत्रकार के रूप में जो काम किया था और उन्होंने जो देखा तो उस प्रकार से देखें और फिर विस्तार से हम लोग उस पर चर्चा बाद में करेंगे। ये 30 साल ज़्यादा हो गया 92 और अभी 40 साल हो गया इसका। तो 40 साल पहले 41 साल की घटना है। तो देखें, 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, कई राज्यों में हिंसा हुई और हजारों लोगों इस हिंसा के बलि चढ़ा दिए गए। अब पूरे मामले में अदालत का फैसला आ चुका है। जनवरी में उसका उद्घाटन होने वाला है और इस प्रकार से हम लोग 24 के जनवरी में हम देखेंगे कि सभी लोग उसमें उद्घाटन प्रधानमंत्री कर देंगे। तो फिर हम लोग पूजा अर्चना उसमें करने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या शहर में 26 किलोमीटर दूर धन्नी गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई, जहां मस्जिद का नक्शा स्थानीय प्राधिकरण से पास होकर मस्जिद निर्माण का काम इसके बाद शुरू हो पाएगा। अब पुराने घटना को हम सुने कि किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण वहाँ पत्रकार थे उन्होंने इस घटना को किस रूप में देखा। अभी हम पहले जो है 6 दिसंबर 1992 के चश्मदीद कुरबान अली, पूर्व पत्रकार, हिंदी संडे ऑब्जर्वर को हम कोट करते हुए कहना चाहेंगे, जो उन्होंने लिखा, आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके आप चश्मदीद गवाह बनते हैं और जो आपके दिलों और दिमाग से कभी हटने का नाम नहीं लेता है, लगातार हंट करती रहती है। 6 दिसंबर 1992 को दिन दहाड़े अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढहा जाना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसका मैं खामोश तमाशाई था। वो घटना आज तक एक फ्लैशबैक की तरह मेरे मन मस्तिष्क में चलती रहती है। 30 वर्ष पहले जब यह घटना घटी उस समय संडे ऑब्जर्वर के लिए काम कर रहा था और बीबीसी के लिए स्टिंगर भी था। साथ ही बीबीसी हिंदी और उर्दू सेवाओं के लिए फ़ोनों भी किया करता था। इस सिलसिले में 5 दिसंबर को मैं फैजाबाद पहुंचा और होटल शान अवध में रुका, जो अयोध्या को कवर करने के लिए पत्रकारों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। उस समय यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित विश्व हिंदू परिषद अगले दिन अयोध्या में 480 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को गिराने वाली है। उसके कार्यकर्ता कई दिनों से वहां विध्वंस का पूर्वाभ्यास कर रहे थे और मस्जिद ढहाने के लिए भी सभी तरह से साजो सामान से लैस थे। 6 दिसंबर की सुबह ठीक 10 बजे अयोध्या में संघ परिवार के समर्थक कारसेवकों की तादाद में इकट्ठा शुरू हो गए थे। देश विदेश से सैकड़ों पत्रकारों ने भी बाबरी मस्जिद के सामने एक छत पर
खुद को तैनात कर लिया था। कार सेवक धीरे धीरे मस्जिद के पास जमा होने लगे और सुरक्षा घेरे की कटीली तारों की तरह बढ़ने लगे। हालांकि संघ परिवार ने कुछ निकरधारी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां हंगामा हो गया। कार सेवक मस्जिद में घुसना शुरू कर दिए। उन्हें अब मस्जिद की दीवारों पर चढ़ते हुए और गुंबदों पर बैठे देखा जा सकता था। मैं उस समय बीबीसी के तत्कालीन दक्षिण एशिया प्रमुख मार्क टोली के साथ था। 11:20 पर जैसे ही बाबरी मस्जिद का एक गुंबद गिरा, मार्क टोली ने फैजाबाद जाने का फैसला किया ताकि वे बाबरी मस्जिद पर हमले की पहली खबर दे सकें। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और लंदन में बीबीसी मुख्यालय से संपर्क का एकमात्र तरीका फैजाबाद में सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस था। मैं और मार्क टोली दोनों दोपहर 12 बजे करीब फैजाबाद पहुंचे, जहां मार्क टोली ने अपनी पहली रिपोर्ट फाइल की। दोपहर 1 बजे हम अयोध्या वापस आने लगे, जहां मस्जिद का बड़ा हिस्सा गिराया जा चुका था। हमें शहर के बाहरी इलाकों में भीड़ ने रोक लिया। हम फैजाबाद वापस गए और पैरामिलिट्री फोर्स यानी RAF और CRPF अयोध्या जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्मादी भीड़ों ने इन अर्धसैनिक बलों को अयोध्या और फैजाबाद के बीच एक रेलवे क्रॉसिंग पर रोक दिया। क्रॉसिंग बंद कर दी गई और रास्ते में जले हुए टायर डाल दिए गए। जब अयोध्या पहुंचने के हमारे सारे प्रयास विफल हो गए तो एक पत्रकार मित्र विनोद शुक्ला की मदद से हम करीब 2 बजे बाबरी मस्जिद के पीछे तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन तब तक वहां बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों को ध्वस्त कर दिया गया था। जैसे ही हम अपनी कार से उतरे, त्रिशूल और लाठी से लैस हिंसक कार सेवकों का एक समूह ने हम पर हमला कर दिया। उसमें से ज़्यादातर स्थानीय निवासी थे और मार्क टोली को हमारे साथ देखकर वे बेहद नाराज हुए। वे जानते थे कि मार्क टोली बीबीसी के पत्रकार हैं और वे अयोध्या के लिए कवरेज से नाखुश थे। जैसे ही भीड़ हमारे ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठी हुई और शायद वो हमें मार भी देती, लेकिन तभी उत्तेजित कारसेवकों में से एक ने सुझाव दिया कि हमें मारने से वहाँ चल रही विध्वंस की कारसेवा में बाधा आ सकती है और यह बेहतर होगा कि हमें बंद कर दिया जाए और बाद में मारा जाए। हम 5 लोगों को पास की एक इमारत के एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगले 2 घंटों में भावनाओं का एक सैलाब हमारे ऊपर था, क्योंकि एक ओर हम मस्जिद को तोड़े जाने की घटना कवर नहीं कर पा रहे थे और दूसरी ओर मौत का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा था। किसी तरह अयोध्या के एक महंत के जरिए शाम 6 बजे हमें मुक्त कराया गया। हमें विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यालय में ले जाया गया, जहां अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं सहित प्रमुख BHP नेता विध्वंस का जश्न मना रहे थे। मस्जिद से हटाई गई रामलला की मूर्ति अब विहिप कार्यालय में थी, जहां नेताओं ने रामलला के दर्शन के लिए लाइन लगाई हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यालय में हमारे सिर पर कारसेवकों वाली पट्टी बांधी गई और हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ट्रक पर बिठाकर रात 8 बजे फैजाबाद के होटल शान अवध में उतार दिया गया। उस समय सरकार नियंत्रित मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर ये खबरें दी जा रही थी कि अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जबकि असलियत यह थी कि बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया था और उसका काफ़ी मलबा कारसेवक स्मृति चिन्ह के रूप में अपने साथ ले गए थे। उसी रात 11 बजे मैंने BBC उर्दू सेवा के समाचार बुलेटिन पर यह खबर दी कि बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया है। यह रही एक कहानी। और दूसरी कहानी जो है वह आपको हम 6 दिसंबर 1992 के चश्मदीद रामदत्त त्रिपाठी, पूर्व BBC के संवाददाता के माध्यम से देना चाहेंगे। लोग अब मुझे याद दिलाते हैं कि 40 वर्ष पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के समाचार पहली बार BBC हिंदी रेडियो पर आपकी आवाज़ में सुना था। अयोध्या के पत्रकार अरशद अफजल ने
तो बाद में मुझे इस समाचार प्रसारण का कैसेट भी भेंट किया था, जो उन्होंने अपने 2-in-1 रेडियो सेट पर रिकॉर्ड किया था। उस दिन मैं मानस भवन धर्मशाला के छत पर था। वहां से मस्जिद बिल्कुल मेरे नाक के सीध में थी। तब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गारंटी दी थी कि मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जज तेज शंकर भी वहां 5 दिसंबर की शाम तक सारी व्यवस्था से संतुष्ट थे। इस बार कल्याण सरकार ने ऐलान कर रखा था कि यूपी पुलिस खुद तो गोली नहीं चलाएगी, केंद्रीय सुरक्षा बलों और सेना का इस्तेमाल नहीं करेगी। इससे कारसेवकों का अमल 7वें आसमान पर था। उनकी जुबान पर नारा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। संघ परिवार के आह्वान पर अयोध्या पहुंचे 2 लाख से अधिक कारसेवकों ने इस बात से भी उत्तेजित थे कि उनके नेतृत्व ने एक दिन पहले केवल सरजू जल और बालू लाकर सांकेतिक कार सेवा का निर्णय क्यों किया, तथा अयोध्या के आबो हवा में कई तरह की खबरें तैर रही थी। इससे पहले आपस की कुछ मजारें तोड़ी जा चुकी थी और अनिष्ट की आशंका से अनेक मुस्लिम परिवार सुरक्षा के लिए बाहर चले गए थे। तनावपूर्ण माहौल के बीच 12:15 बजे से सांकेतिक कार सेवा का मुहूर्त था। अनुशासन कायम रखने के लिए सिर पर पीली पट्टी पहन स्वयंसेवकों की टोली हाथ में लाठी लेकर तैनात थी। करीब 11 बजे भाजपा के बड़े नेता कारसेवक स्थल पर आए, तभी अचानक अफरा तफरा शुरू हो गई। सिर पीली पट्टी बांधे संघ कारसेवकों ने लाठियां भांजी। इस बीच अचानक जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते सैकड़ों कारसेवकों ने मस्जिद की तरफ धावा बोल दिया। ये लोग गुरीली सैनिक में लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग फांदकर गुंबद पर चढ़ गए और जोर से जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगे। हमारी दाहिनी तरफ मंदिर जन्मस्थान की छत पर बैठे आला अफसर किंग कर्तव्य मूढ़ थे। मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले बंदूक लटकाए बाहर चले आए। बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक जिला जज तेज शंकर पेट खराब होने के कारण मौके से नदारद थे। हमारे बाएं हाथ की तरफ रामकथा कुंज की छत पर बने मंच से बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं की अपील का कारसेवकों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच कुछ कारसेवकों ने टेलीफोन तार तोड़ दिए और पत्रकारों को फोटो खींचने से मना करने लगे। इनकी एक टोली मानस भवन की छत पर आ धमकी तो मैंने अपना कैमरा एक महिला पत्रकार के बैग में रख दिया। मैं और मार्कटोली खबर प्रसारित करने बाहर दर्शन नगर होते हुए गांव के रास्ते फैजाबाद केंद्रीय तारघर पहुंचे। लखनऊ में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन बाद में लगा दिया गया। मस्जिद तोड़ने के लिए अयोध्या में आपराधिक मुकदमा कायम हो गया और बाद में जो घटना घटी वो सभी लोग जानते हैं। बाद में तो कई लोगों ने यह भी आपत्ति लगाया कि ये बाबरी मस्जिद के तोड़ने में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी मिलीभगत थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस समय बाबरी मस्जिद टूट रहा था और उनको जो खबर जा रहा था या उनके पास जो लोग जा रहे थे, तो कुछ लोग बताते हैं कि घर से यह खबर दी जा रही थी कि प्रधानमंत्री पूजा पर बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि नरसिम्हा राव बहुत चतुर राजनेता थे और इस प्रकार से उन्होंने इस बवाल को ठंडा करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का रणनीति बनाया। चूँकि यह बवाल बराबर उठते रहता था और मस्जिद टूटे बने, फिर घेराबंदी, फिर 84 परिक्रमा, ये सब बने के बाद बराबर चलता रहता था और सरकार के टाइम में इधर चल रहा था। तो इसको अस्थाई समाधान देने के लिए उन्होंने एक प्रकार से, पहले से भी उनको लोग मौनी बाबा कहते थे, उस दिन विशेष रूप से उन्होंने मौन धारण कर लिया था। और कुछ लोग यह भी बताते हैं कि उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि समस्या का अस्थाई समाधान हो जाए ताकि इसकी फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। और इस प्रकार ने वह अपने चालाकी का परिचय दिया। परिणाम हुआ कि वो अपने घर में जाके बैठ गए और फैजाबाद जो अयोध्या है वहाँ जो है इस बाबरी मस्जिद टूट गई। और इसके लिए जिम्मेदार कौन हुए? तो वो हुए कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने अपने पद से परित्याग कर दिया। और इसकी ऐसे कहानी तो बहुत लंबी है कि किस प्रकार से मस्जिद
टूटा, किस प्रकार से अफसर कल्याण सिंह के पास जाते थे। कल्याण सिंह ने कहा अभी रुक जाओ, फिर अभी देखते हैं। और होते होते जब मस्जिद टूट गई, उनको पूर्ण रूप से सूचना दे दी गई, तब उन्होंने एक पैड निकाला और अपना त्याग पत्र ले जाके राज्यपाल को दे दिया। इस प्रकार उनका सरकार चला गया। लेकिन यह सरकार गई, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस समय राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश की सरकार को भी नरसिम्हा राव की सरकार ने बर्खास्त कर दिया। और यह बर्खास्त करने का कारण यह बताया गया कि ये तीनों सरकार जो है वो उसके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। हालांकि इसके बाद जब तीनों सरकार बर्खास्त होगी, राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो गया, तो इस प्रकार से बाबरी मस्जिद के लिए भाजपा के 4 सरकार को कुर्बान करना पड़ा। एक हो गया उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार। इस प्रकार रहा। और इसके बाद 3 राज्य के बाद में जो बर्खास्त किए गए और 356 लगा, उसके लिए हाईकोर्ट में केस हुआ। तो हाईकोर्ट में जब केस हुआ तो इसकी सुनवाई होने लगी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों मामले को अपने यहाँ मांग लिया। कहा तीनों एक प्रकृति का है, इसलिए हम इसको देखते हैं। जब तक इस पर नोटिस हो, सुनवाई हो, तब तक केंद्र सरकार ने वहाँ चुनाव कराने के लिए निर्देश दे दिया। और परिणाम यह हुआ कि वहाँ जाके चुनाव हो गया। और चुनाव जब वहाँ हो गया तो जब तक वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से परिणाम आता, उससे पहले विधानसभा के चुनाव का परिणाम हो गया, फिर नया सरकार आया। लेकिन इस प्रकार बाबरी मस्जिद के लिए भाजपा ने 4 सरकार को कुर्बान कर दिया, लेकिन साथ ही साथ बाबरी मस्जिद को भी जड़ मूल से समाप्त कर दिया। अब यह दूसरी अध्याय बनी, उसके लिए बहुत सा केस चला। फिर इलाहाबाद के जज ने निर्णय दिया 3-1 से, तीनों का निर्णय बिल्कुल अलग अलग था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से बाद में निर्णय दे दिया कि नहीं, 5 जजों का खंडपीठ ने कि नहीं, वहाँ जो है सो इस विवाद को ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ एक सुंदर मंदिर बन जाए। और मस्जिद जो था उसके बनाने के लिए भी एक यथोचित जमीन उसी शहर में दे दिया जाए, ताकि फैजाबाद में मंदिर भी रहे और मस्जिद भी रहे। तो इस प्रकार दोनों पक्ष ने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सब लोग स्वीकार कर लिए। और स्वीकार करने के बाद हालांकि नेता बहुत रोटी सेके राजनीति चली, भाजपा सरकार में आई भी, गई भी, सब कुछ हुआ साथ साथ। लेकिन अस्थायी रूप से अब लगता है कि मंदिर का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को संभवतः करने वाले हैं, तो उसका पूर्ण विराम लग जाएगा। ऐसे तो कोई चीज़ का पूर्ण विराम लगता नहीं है। फिर उसका सालगिरह मनाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा, फिर उस पर विशिष्ट रंग रोगन किया जाएगा, वो सब चले। लेकिन एक जो मंदिर का विवाद था, पुनः एक सुंदर मंदिर बनकर भव्य दिव्य तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री को निमंत्रण चला गया है और वो 22 जनवरी को आकर उद्घाटन करेंगे। इस प्रकार से यह तीसरी हो गया, जो इसके लिए भी 6 दिसंबर 1992 को याद किया जाता है। और सब लोग अपने अपने ढंग से याद करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।